Hello again students, it's lecture number 3 of rotational dynamics. इसमें हम अब रिवाइज नहीं करेंगे, आपको ऑलरेडी मालूम है. यू कैन री वॉच द वीडियो टू रिवाइज, लेट अस सेव टाइम. और हम अब स्टार्ट करेंगे डेरिवेशन. पिछली क्लास में हमने एक चीज देखा है कि सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है. एंड यू नो इन मैग्नीट्यूड, ये तो आपको 10th स्टैंडर्ड के जमाने से मालूम है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ, और 11th स्टैंडर्ड में हम इसको डिराइव भी कर चुके हैं. सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला सेम है, mv²/r. 11th स्टैंडर्ड में हम इसको डिराइव कर चुके हैं और 10th स्टैंडर्ड में इसका फॉर्मूला डायरेक्टली आपको दिया था चैप्टर नंबर 1 ग्रेविटेशन में. तो यू ऑल नो द फॉर्मूला फॉर सेंट्रीपेटल फोर्स एंड इन मैग्नीट्यूड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी फॉर्मूला वही रहेगा. सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का फॉर्मूला, दोनों फॉर्मूले मैग्नीट्यूड में सेम है. सिर्फ डिफरेंस क्या होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स पुल्स टुवर्ड्स द सेंटर एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पुल्स अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल. उसके बेसिस पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के बेसिस पर सेंट्रीफ्यूग मशीन भी बनाई जाती है. अपनी जो वॉशिंग मशीन होती है उसमें कपड़े भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के भरोसे ही सूखते हैं. नाउ सी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं, और डेरिवेशन स्टार्ट करने से पहले एक दो चीजें समझ लो. फॉर एग्जांपल ये एक सरफेस है, सपोज दिस इज अ सरफेस, एक फ्लोर है, ये किसी के घर का फ्लोर है, FLOOR फ्लोर, और उसके ऊपर एक लकड़ी का बॉक्स रखा है और दिस इज द वुडन बॉक्स, WOODN वुडन बॉक्स. सी ये जो फ्लोर है, मैंने उसमें जो हिल्स एंड वैलीज बनाया, पीक्स एंड वैलीज बनाया, तो हमको लगता है कि हमारे घर का फ्लोर बहुत स्मूथ है, लेकिन माइक्रोस्कोप लगाकर अगर अपने घर का फ्लोर देखेंगे तो उसमें ऐसे गड्ढे गड्ढे पीक्स एंड वैलीज बने होते हैं. तो मैंने उसको मैग्नीफाई करके बताया. ये जो फ्लोर है उसमें भी गड्ढे गड्ढे बने हुए, और ये जो बॉक्स है, बॉक्स में भी नीचे जो होता है, हमारा ध्यान नहीं होता है, माइक्रोस्कोप लगाकर अगर हम देखेंगे तो बॉक्स में भी ऐसी डिजाइन बनी होती है नीचे, उसमें भी गड्ढे पीक्स एंड वैलीज होते हैं. और जब वो बॉक्स यहाँ पर रखा हुआ है तो इनकी इंटरलॉकिंग हो जाती है, यानी द डिजाइन. इसीलिए गाड़ी के जो टायर्स होते हैं, 2 व्हीलर 3 व्हीलर 4 व्हीलर के टायर पे डिजाइन होती है ताकि वो रोड में इंटरलॉक हो जाए और फिर गाड़ी आगे बढ़े. अगर वो इंटरलॉक नहीं होगा तो हमारी गाड़ी स्लिप होंगी और आगे नहीं बढ़ेगी, बस एक ही जगह चक्का घिसता रहेगा, आगे ही नहीं बढ़ेगा. सो ये इंटरलॉकिंग हो जाती है. फ्लोर एंड वुडन बॉक्स. अब यहाँ पर एक लड़का है, हियर इज अ बॉय, या लड़की भी हो सकती है, जो जिसको जो ठीक लगे, वो इसको धक्का मारता है, मैं लड़का समझ लो, तो ये इसको धक्का मार रहा है लड़का, और वुडन बॉक्स को इधर धकेलना चाहता है और उसको फोर्स लगाना पड़ रहा है 20 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो ये आगे बढ़ता है. लेट अस सपोज यहाँ पर भी डिजाइन है, इंटरलॉकिंग ब्रेक हो जाती है यहाँ की और ये आगे बढ़ जाता है 20 न्यूटन फोर्स में. अब मैंने क्या कर दिया, और इसका मास कितना है, इसका वेट कितना है, W1 है. अभी इसको बहुत ताकत लगाना पड़ रहा है, 20 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ रहा है. मैंने क्या कर दिया, इसके ऊपर और एक वुडन बॉक्स रख दिया, आइडेंटिकल, इस जैसे जुड़वा वुडन बॉक्स एक और रख दिया मैंने इसके ऊपर. अगेन दिस इज आल्सो वुडन बॉक्स, और इसका वेट कितना है, W, दिस इज W, इसका भी वेट कितना है, W. दोनों का वेट WW है, तो WW है 2 टाइम्स W. अब इसको धक्का मारने में आसानी होगी, ये लेटेस्ट, अब उसका वेट की बात नहीं करते हैं. अभी एक डिब्बे को कितनी ताकत लगा के धक्का मार रहा है, 20 न्यूटन, लेकिन 2 बॉक्सेस हो गए तो अब इसको कितना ताकत लगाना पड़ेगा, इसके लिए 20 न्यूटन और लगेगा, और दोनों मिला के दैट पर्सन विल हैव टू अप्लाई अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन. ये भारी क्यों होगा धक्का मारने में, वेट बढ़ने से ऐसा क्या हो गया, तो वेट बढ़ने से यहाँ फ्रिक्शन ज्यादा हो गया. ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत होना कि, और अगर कहीं डाउट या डिफिकल्टी लगे तो व्हाट्सएप पे मुझे क्वेश्चंस भेजना, आई विल गिव रिप्लाईज टू योर क्वेश्चंस. वुडन बॉक्स एक था तो 20 न्यूटन फोर्स में आगे बढ़ जा रहा था, 2 वुडन बॉक्सेस रख दिए तो 40 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ रहा. क्यों ज्यादा ताकत लगाना पड़ रहा, क्योंकि फ्रिक्शन बढ़ गया है, बिकॉज
friction has because friction has increased, फ्रिक्शन बढ़ गया है। और फ्रिक्शन क्यों बढ़ा? फ्रिक्शन दो वेट्स रखने से फ्रिक्शन क्यों बढ़ा? क्योंकि जो इंटरलॉकिंग हुई थी एक दूसरे में, ये पहले हल्की इंटरलॉकिंग थी, जब एक ही वुडन बॉक्स था तो इंटरलॉकिंग थोड़ी थोड़ी हुई थी, लेकिन जब दो वेट्स आ गए, दो वुडन बॉक्सेस आ गए तो इंटरलॉकिंग और फंस गई बीच में। अब ये बाहर निकलना मुश्किल हो गया, ज्यादा ताकत लगाना पड़ रहा है, तब जाके ये आगे बढ़ रहा है। समझ रहे हो? एक बॉक्स था तो कम ताकत लगाना पड़ा, दो बॉक्स लगे तो दो बॉक्सेस थे तो ताकत ज्यादा लगाना पड़ रहा। क्यों? दो बॉक्सेस होने से फ्रिक्शन बढ़ गया। मोर फोर्स हैज टू बी अप्लाइड because friction has increased. कब increase हुआ friction? When second box is put on the first box. लोअर बॉक्स के ऊपर सेकंड बॉक्स रख दिए, जब ये फर्स्ट है नीचे का, फर्स्ट बॉक्स के ऊपर सेकंड बॉक्स रख दिए तो फ्रिक्शन बढ़ गया। और फ्रिक्शन क्यों बढ़ गया? क्योंकि इंटरलॉकिंग मजबूत हो गई। तो इससे एक चीज पता चलती, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, इट मींस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट। जितना ज्यादा वेट बढ़ेगा उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ेगा। अब दूसरी चीज देखो, force of friction, let us denote force of friction by F. Force of friction is F. It is directly proportional to weight. We can write force of friction is directly proportional to mg, because we have already studied in gravitation कि weight is nothing but mass multiplied by acceleration due to gravity. Weight is m into g. What is this? F is force of friction. This is frictional force. नहीं लिखेगा तो याद रखना F frictional force. Frictional force is directly proportional to weight. ये अभी बहुत फ्रिक्शन बढ़ गया। अगर तीसरा बॉक्स रख देंगे इसके ऊपर, तीसरा वुडन बॉक्स, तो फ्रिक्शन और बढ़ जाएगा, उसको और 20 न्यूटन लगाना पड़ेगा। तो ये टोटल मिला के 60 न्यूटन फोर्स लगाना पड़ेगा उसको। तो जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है तो क्या चीज बढ़ रही है? फोर्स ऑफ इंटरलॉकिंग टाइट हो रही है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ रहा है। तो इससे एक चीज पता चली, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m into g। और आपको हमेशा मालूम है, यू ऑलरेडी नो इट, कि जब जब प्रोपोर्शनैलिटी साइन हटाया जाता है, whenever we remove the proportionality sign, we need a constant, and here that constant is force of friction. Force of friction is equal to mu mg, where mu is called the coefficient of friction. It is called coefficient of friction. म्यू से हम एक जमाने में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बताते थे, लेकिन यहाँ म्यू क्या बता रहा है? कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता? कोएफिशिएंट का मतलब क्या होता? कोएफिशिएंट का मतलब होता है कांस्टेंट। मैथ्स में आप लिखते हो 2x + 3y, तो आप क्या बोलते? 2 is coefficient, x is variable, 3 is coefficient, y is variable। तो म्यू का मतलब होता है कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। जितना ज्यादा कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा रहेगा, समझ जाना म्यू ज्यादा। म्यू ज्यादा यानी फ्रिक्शन ज्यादा। म्यू ज्यादा म्हणजे फ्रिक्शन ज्यादा। म्यू ज्यादा म्हणजे फ्रिक्शन ज्यादा। इसके ऊपर एक पांचट जोक भी है कि
एक छत पर बिल्ली चढ़ गई थी बोले किसी के घर के, और वो स्लोप था छत, तो बिल्ली घसरती गई, उसने अपने नाखून से पैर से रोकने की कोशिश की, लेकिन बिल्ली छत से नीचे गिर गई। लोगों ने पूछा कि ये बिल्ली नीचे क्यों गिर गई, तो लोगों ने कहा उसका म्यू कम था, बिल्ली का म्यू कम था इसलिए वो बच नहीं पाई, नीचे गिर गई छत से। अब छत से बिल्ली नीचे गिर गई, उसका म्यू कम था, मतलब इसमें डबल मीनिंग हो रहा है। म्यू कम था यानी फ्रिक्शन कम था, वहां पर म्यू ज्यादा यानी फ्रिक्शन ज्यादा, और म्यू कम था यानी फ्रिक्शन कम था। तो बिल्ली के लिए फ्रिक्शन कम था इसलिए वो रुक नहीं पाई और घसरते घसरते नीचे गिर गई। और दूसरा मीनिंग है कि बिल्ली ने जोर जोर से चिल्ला कर म्यू म्यू नहीं कहा, MEW इंग्लिश में म्यू यानी बिल्ली की आवाज होती है, तो बिल्ली ने म्यू म्यू नहीं कहा इसलिए बोले वो जाके गिर गई। मजाक का पंचर जोक है, बट म्यू का मतलब समझ गया आपको? म्यू यानी कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। F इज इक्वल टू म्यू mg होता है, ये भी मालूम है आपको। अब ध्यान से समझो, ये याद नहीं रखना है आपको, डेरिवेशन याद रखना है। अब जो डेरिवेशन हम पढ़ने जा रहे हैं, एंड दैट डेरिवेशन हैज बीन आस्क्ड मेनी टाइम्स इन बोर्ड एग्जाम, पुराने सिलेबस में भी वो था और अभी नए सिलेबस में भी ये डेरिवेशन है। मिटा दो ये सब। हमारे डेरिवेशन का नाम है हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड। हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड, हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड यानी ये रोड हॉरिजॉन्टल है, स्लोप में नहीं है। फ्लैट रोड है, हॉरिजॉन्टल का मतलब है फ्लैट, हॉरिजॉन्टल मींस फ्लैट, हॉरिजॉन्टल का मतलब है फ्लैट, और कर्व्ड रोड है ये ऐसा, और इस रोड पर एक कार जा रही है। The road is like this, flat road. This is a flat road. ये flat road है और कर्व भी है। फ्लैट रोड है और टर्न ले रहा है, दिस इज टेकिंग अ टर्न, ठीक है, कार यहां से आई, ऐसा टर्न लेकर जा रही है, एंड दिस इज द बैक साइड। हॉर्न प्लीज, यहां लिखा है हॉर्न प्लीज, डायग्राम बड़ा बना दो। This is a flat road which is taking a turn, flat road which is taking a turn। और ये कार कहाँ जा रही है, गाड़ी कहाँ जा रही है, इधर, गाड़ी इधर जा रही है। नाउ सी, अब इसमें क्या हो रहा है कि ऑन दिस हॉरिजॉन्टल कर्व्ड रोड एक फोर्स है जो कार को बाहर खींचना चाहता है, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये रोड को हम अगर इमेजिनरी सर्कल बना ले, सो दिस विल बी द सेंटर, ये सेंटर हो गया, ठीक है। ये सेंटर हो गया। नाउ centrifugal force is trying to throw away the car. Centrifugal force is trying to throw away the car in the outward direction.
centrifugal force is trying to throw away the car in the outward direction. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर फेंक देना चाहता है, क्यों? क्योंकि इट इज टेकिंग अ टर्न, सर्कुलर मोशन है, कार सर्कुलर मोशन कर रही है, टर्न होकर उधर जा रही है. सो सिंस द कार इज टेकिंग अ टर्न, इट इज परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, एंड यू नो सर्कुलर मोशन इज नॉट पॉसिबल विदाउट सेंट्रीपेटल फोर्स. सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उसको बाहर खींच रहा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर खींच रहा है, और अंदर कौन सा फोर्स खींच रहा है? तो अंदर खींच रहा है फ्रिक्शनल फोर्स. अंदर कौन सा फोर्स खींच रहा है? फ्रिक्शनल फोर्स. तो यहां लिखेंगे, लेट अस कंसीडर अ कार ऑफ मास m taking a left turn on a flat horizontal curved road with maximum velocity, with maximum safe speed v on a curved road having radius of curvature and bend r. ठीक है. लेट अस कंसीडर अ कार, ये कार है. लेट अस कंसीडर अ कार ऑफ मास m taking a left turn on a flat horizontal curved road with maximum safe speed v on a curved road having radius of curvature r. ठीक है. अब the centrifugal force is trying to push the car away from the center, but the force of friction is providing the necessary centripetal force towards the center of the circular road. नोट डाउन कर लो पहले यहां तक. सी एक कार है, वो बोर्ड के अंदर जा रही है. कार कहाँ जा रही है? बोर्ड के अंदर, यानी लेफ्ट टर्न ले रही है. और कार का मास कितना है? m. द मास ऑफ द कार इज m. कितनी स्पीड से जा रही है वो? v. ये मैक्सिमम स्पीड है, इससे ज्यादा स्पीड में भागी तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ने उसको खींच लिया समझो बाहर. कर्व रोड पर चल रही है. कर्व रोड की रेडियस कितनी है? r. ये दिस इज r. रोड की रेडियस r है, तो मतलब क्या है? यहां से यहां तक दिस इज रेडियस r, रेडियस ऑफ द रोड. कार का मास m, कितनी स्पीड से जा रही है ये? v बार. लिखिए सी. हमने क्या लिखा? द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इज ट्राइंग टू पुश द कार अवे फ्रॉम द सेंटर, बट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग द नेसेसरी सेंट्रीपेटल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कुलर रोड.
नॉट skid, skid यानी slip away from center. The car will not slip away. The car will not skid. Skid का मतलब होता है slip away from center. Therefore, so force of friction should be greater than or equal to centripetal force. In the limiting case यानी मिनिमम, अगर कार को if the car should not skid, अगर कार स्लिप नहीं होना चाहिए, slip into value on right side, तो क्या होना चाहिए? सेंट्रीपेटल फोर्स should be equal to force of friction. मतलब mv square by r should be equal to फोर्स ऑफ फ्रिक्शन. और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या लाया था हमने? फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हमने क्या लिखे थे? फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फ्रिक्शनल फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेट, यानी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम जी, और लिखे थे एफ इज इक्वल टू म्यू एम जी. तो यहाँ आ जाएगा म्यू एम जी, और यहां लिखना पड़ेगा म्यू क्या है? वेयर म्यू इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन, फ्रिक्शन कार के बीच में हो रहा है, कौन कौन सी चीज के बीच में फ्रिक्शन हो रहा है, कौन सी चीज एक दूसरे को घिस रही है? सो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स and road surface. तो यहां पर फिर क्या होगा? m will get cancelled और बचेगा v square. ये हटा देता हूं इधर का, यहां बचेगा v square by r is equal to mu g. What is g? Acceleration due to gravity. उसका वैल्यू कितना लेते हैं अपन? 9.8 नियरली. So v square is equal to mu r g, taking square root on both sides. So this is the maximum velocity, maximum safe speed is equal to square root of murgi, mu rg murgi. This is the derivation. सेफ्टी स्पीड, कितनी स्पीड से मैक्सिमम हम गाड़ी चला सकते हैं, ये काय पर डिपेंड करता है? इससे ये पता चलता है सेफ स्पीड, मैक्सिमम सेफ स्पीड डिपेंड्स ऑन म्यू, it depends on r and it depends on g. Maximum safe speed depends on coefficient of friction between the road and tire surfaces. It depends on radius of curvature. ज़्यादा घुमाव वाला रोड रहेगा तो उसकी रेडियस कम रहेगी, ये वाले रोड की रेडियस कम है, इसकी रेडियस कम है.
और अगर ये वाला रोड है, ये वाला रोड है तो इसकी रेडियस ज्यादा रहेगी, ठीक है। सो रेडियस, ये वाले रोड की रेडियस कम है, ये ज्यादा है, इसकी रेडियस ज्यादा है। अगर ऐसा रोड रहेगा तो उसकी रेडियस कम रहेगी, ऐसे रोड की रेडियस ज्यादा रहेगी, मोर, ये लेस। यहाँ पर शार्प टर्न है और ये स्लो टर्न। अंडरस्टूड? सो दिस इज द फॉर्मूला। इसके बेसिस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिए, वी विल हैव टू सॉल्व दीज न्यूमेरिकल क्वेश्चंस लेटर ऑन। अंडरस्टूड? लेट अस टॉक हियर।